तो बेटा जी, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, देखिए, अकाउंटेंसी आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नया सब्जेक्ट है जिसको तुम पहली बार पढ़ रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसकी टर्म्स पढ़नी चाहिए, उसके वर्ड मीनिंग, वर्ड के बारे में जानना चाहिए। जैसे ही हम उसके वर्ड्स को समझना शुरू कर देंगे तो उसकी हम लैंग्वेज को भी पढ़ना समझना शुरू कर देंगे। तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग को समझने के लिए, अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक टर्म्स को पढ़ना चाहिए। जब तक हमें बेसिक टर्म्स का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अकाउंटिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अकाउंटिंग में आगे और पीछे की बात करने से पहले सबसे पहले मैं इस चैप्टर को शुरू करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये तुम्हारी बुक में सेकंड चैप्टर है, टीएस अग्रवाल की बुक में। और इसमें सबसे पहले हम जो टर्म पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, कैपिटल। तो सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। देखो बेटा, दुनिया का कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसको ग्रो करना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस को क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट करता है, मनी कंट्रीब्यूट करता है या कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, तो वो कंट्रीब्यूट की जाने वाली अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट और एक्सपेंशन द बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो या फिर जिस बिजनेस को स्टार्ट करना है, उस स्टार्ट करने के लिए जो भी हम पैसा या अमाउंट बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाला पर्सन कौन होता है, प्रोप्राइटर। अब सवाल यह आता है कि प्रोप्राइटर किसे कहते हैं। प्रोप्राइटर को समझने से पहले एक कैपिटल का एग्जांपल समझिए कि मैंने कैसे लिखा है। मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹5 लाख। तो ये 5 लाख रुपए की जो कैश मिस्टर मोहन अपने बिजनेस में लगा रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसी 5 लाख रुपए को हम क्या नाम देंगे, कैपिटल। तो कैपिटल को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पूंजी। अब दूसरी टर्म आती है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है, जैसे इस केस के अंदर मिस्टर मोहन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, तो मिस्टर मोहन ही क्या कहलाएगा, प्रोपराइटर कहलाएगा। जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला पर्सन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर यानी बिजनेसमैन। तो प्रोपराइटर इज ए पर्सन, प्रोपराइटर वो पर्सन होता है हु इन्वेस्ट मनी, जो पैसा इन्वेस्ट करता है। किस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। जो अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है वही व्यक्ति क्या कहलाता है, वही पर्सन क्या कहलाता है, प्रोपराइटर। और साथ ही साथ एक बात और कभी खास ध्यान रखना है, बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड टू द बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा लगाता है और बिजनेस से जुड़े जितने भी रिस्क होते हैं, चाहे वो सर्टेन रिस्क हो चाहे वो अनसर्टेन रिस्क हो, हर प्रकार के रिस्क को जो झेलने की ताकत रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि मिस्टर मोहन ने अपने बिजनेस में, सपोज कीजिए कि 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एक फैक्ट्री लगाई उसने, 20 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया। 10 दिन बाद किसी का फोन आता है कि मिस्टर मोहन तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई। यह खबर सुनते ही मिस्टर मोहन को एक हार्ट अटैक आया और वो चल बसा। तो क्या मिस्टर मोहन एक प्रोपराइटर कहलाएगा, बिजनेसमैन कहलाएगा, नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके पास रिस्क झेलने की ताकत नहीं थी। तो बिजनेस स्टडी के लैंग्वेज में अगर हम बात करें या अकाउंट की लैंग्वेज में बात करें, बिजनेसमैन तो वही व्यक्ति कहलाता है जिसके पास रिस्क झेलने की क्या हो, ताकत हो। ठीक है, तीसरी बात क्या आती है, तीसरी टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं, तो ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट विच हैज बीन विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज या फिर हर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम क्या बोल सकते हैं, हाउस होल्ड यूज, या फिर क्या बोल लीजिए, प्राइवेट कंजम्पशन। तो इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोपराइटर अगर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाल रहा है या दुकान का सामान निकाल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो निकाली गई अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, सॉरी ड्रॉइंग्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मिस्टर मोहन जो एक बिजनेसमैन है, विड्रोस, उसने निकाल लिए, विड्रो मानी निकालना, कितने रुपए निकाले उसने, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए कैश निकाल लिया बिजनेस से। क्यों निकाला भाई, फॉर फॉर हिज सॉरी फ्रॉम हिज बिजनेस
फॉर हिज पर्सनल यूज। इसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो पैसा निकाला वही निकाली गई 4,000 रुपए की अमाउंट क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स कहलाएगी। मैं एक एग्जाम्पल अक्सर दिया करता हूँ ड्रॉइंग्स के लिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका एक बेटा है 5 साल का। तो वो एक दिन वो मेरे पास आया, वो कहने लगा यार मेरे है ना एक बेटा है 5 साल का, उसका बर्थडे आने वाला है, तो समझ नहीं आ रहा है कि उसको मैं क्या गिफ्ट प्रेजेंट करूं। तो मैंने कहा कि क्या उसके पास साइकिल है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा एक काम कर, अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट पर साइकिल प्रेजेंट कर दे। उसकी खुद की साइकिल की दुकान है जबकि। तो एक बात बताओ बेटा, कि अगर उसे अपने बेटे को साइकिल गिफ्ट करनी है और उसकी साइकिल की ही दुकान हो, तो क्या वो दूसरी दुकान से साइकिल खरीद के लाएगा कि अपनी दुकान से साइकिल निकाल करके देगा? तो दूसरी दुकान पे तो जाएगा ही नहीं, अपनी दुकान से साइकिल निकाल करके दे देगा। तो जो उसने साइकिल निकाली अपनी दुकान से, वो अपने, क्या वो उसने बेचने के लिए निकाली? नहीं, उसने वो पर्सनल यूज के लिए निकाली। उसने अपने बेटों को गिफ्ट करनी है, इसलिए वो पर्सनल यूज के लाएगा। उसने हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए निकाली। तो पर्सनल यूज के लिए निकाली गई सामान दुकान का या कैश दुकान का क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स कहलाएगा। तो मुझे आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद समझते हैं फोर्थ नंबर पे, ट्रांजेक्शन। कि ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज समथिंग एक्सचेंज between two parties for consideration, then this is called transaction। देखो बेटा, जब दो पार्टी के बीच में कुछ भी लेन देन हो रहा हो, कुछ भी लेन देन हो रहा हो, और उस लेन देन के अंदर क्या शामिल हो? कंसिडरेशन। जिसका मतलब मैंने लिखा है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। दो पार्टी के बीच में अगर कुछ भी लेन देन हो रहा हो और उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये पेन है, ये पेन मैंने एक दुकानदार से खरीदा है। स्टेशनरी की दुकान पे गया था, तो उस दुकानदार से मैंने इस पेन को खरीदा है। इसकी कॉस्ट मेरे लिए 50 रुपए की है, उसने मेरे को ये 50 रुपए में बेचा है। तो जब मैंने उस दुकानदार से पूछा कि सर मुझे एक पेन चाहिए, पायलट पेन चाहिए, तो उसने मेरे को दिखाया। मैंने कहा कितने कितने का है? उसने कहा कि 50 रुपीज का। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पेन लिया, उसको मैंने 50 रुपए दे दिए। तो उस दुकानदार और मेरे बीच में क्या हुई है? एक ट्रांजेक्शन हुई है, लेन देन हुआ है। इसी लेन देन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो दो पार्टी के बीच में कुछ एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज क्या हुआ है? कि मैंने उससे पेन लिया है और बदले में उसको मैंने क्या दिया है? 50 रुपीज दिए है। तो पता ये क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन। और इसके में क्या शामिल है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। अगर वो मुझको कुछ दे रहा है तो बदले में मैं भी तो उसको कुछ दे रहा हूँ ना। तो बदले में मैं उसको क्या दे रहा हूँ? 50 रुपीज। तो 50 रुपीज उसके लिए क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। और अगर उसने मेरे से 50 रुपीज लिया है तो बदले में वो मुझको कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस, क्या दे रहा है? पेन। तो पेन मेरे लिए क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। तो जब दो पार्टी के बीच में कुछ भी लेन देन हो और बीच में क्या शामिल हो? कंसिडरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये दुनिया जो टिकी हुई है ना बेटा, सब के सब एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? कंसिडरेशन की वजह से जुड़े हुए हैं। देखो, हमारे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी सर्विस का यूज कर रहे हैं, तो बदले में क्या देते हैं? उसका बिजली का बिल देते हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो बिजली का बिल पे करना वो क्या है हमारे लिए? कंसिडरेशन। और बिजली विभाग कंपनी के पास जो पैसा आया, बिजली का बिल का जो पैसा आया, उन्होंने बदले में हमको क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। तो वे बदले में कुछ दे रहे हैं, तो हम भी तो बदले में कुछ दे रहे हैं ना। तो इसी वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सबके बीच में क्या शामिल है? कंसिडरेशन। तो ट्रांजेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो यही ट्रांजेक्शन हमें बिजनेस के लिए भी पढ़नी होगी। एक तो होता है ट्रांजेक्शन, एक होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस के अंदर जब ये ट्रांजेक्शन होने लगती है, किसी बिजनेस के अंदर होने लगती है ये ट्रांजेक्शन, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। नंबर वन, सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? कैश ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, हमने कोई सामान खरीदा बाजार से और बदले में कैश दिया, तो कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमने कोई सामान खरीदा, किसी से कैश नहीं दिया, कहा कि बाद में दे देंगे, उधार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये लो, दूसरे नंबर की क्या होती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कैश। इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तुमने देखा होगा कि बाजार में तुम गए, कभी भी किसी से कोई सामान खरीदा और कहा कि भैया अभी पैसे नहीं, हम आपको बाद में दे देंगे, तो उधार कर लिया ना।
तो उधार ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे अभी हम। देखो एक बात समझ लो कि जब भी हम अकाउंट पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम कोई बिजनेसमैन हो, और तुम्हें जो भी सोचना है हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तुम्हें ये देखना है कि ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि एसेट्स है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, क्या है बिजनेस के लिए। हम एक एक चीज की चर्चा करेंगे कि एसेट किसे कहते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, सब चीज की डिस्कशन करेंगे। तो बस सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि तुम क्या हो, एक बिजनेसमैन हो जो एक बिजनेस को रन कर रहे हो, और तुम्हें जो भी सोचना है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ताकि हमारी अकाउंट जल्दी से समझ में आ जाए। इसके बाद की जो हम टर्म लिख रहे हैं, हेडिंग डालिए। कितनी टर्म हो चुकी है हमारी? एक तो हो गई हमारी कैपिटल, प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स, ट्रांजेक्शन, 4। और अब 5वें नंबर पे लिखेंगे हम डेटर। डेटर हेडिंग डालो, डेटर, इसमें बी साइलेंट होता है, DEBTOR, डेटर लिखेंगे। डेटर कौन होता है? डेटर इज ए पर्सन और एंटरप्राइज टू whom द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब अगर हम एक बिजनेसमैन है और हम कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका कपड़ों का बिजनेस है और आप किसी व्यक्ति को कपड़ा बेच रहे हो, और कैसे बेच रहे हो? सोल्ड माने बेचना, कैसे बेच रहे हो? क्रेडिट पर बेच रहे हो। क्रेडिट माने, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार, उधार बेच रहे हो। तो जिस कस्टमर को, जिस पर्सन को तुमने गुड्स बेचा है, सामान बेचा है दुकान का, वो भी उधार, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? डेटर बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर मोहन सोल्ड 2 बाइसिकल्स, मतलब इसकी साइकिल की दुकान है। मिस्टर मोहन सोल्ड 2 बाइसिकल्स ऑफ ₹5,000 ईच टू मिस्टर ऑन। बेटे इस एग्जाम्पल में मुझे ये बताइए सबसे पहले कि किसने किसको माल बेचा है, किसने किसको सामान बेचा है, और क्या बेचा है? 2 साइकिल बेची है, इसका मतलब किसने बेची है? मिस्टर मोहन ने बेची है। तो मिस्टर मोहन कौन हो गया? एक शॉपकीपर कह लो, बिजनेसमैन कह लो, ठीक है। किसको बेचा है? मिस्टर अमन को बेचा है। कैसे बेचा है? नकद बेचा है कि उधार बेचा है? उधार बेचा है, क्रेडिट लिखा हुआ है, उधार। तो जिस पर्सन को हम लोग उधार गुड्स बेचते हैं, उधार माल बेचते हैं, उस पर्सन को हम क्या नाम देंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, अकाउंट की लैंग्वेज में? डेटर। तो डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम उधार माल बेचते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हारे? अच्छा जी, मैं एक चीज और लिखवा दूं उसके अंदर। डेटर इज ए करंट एसेट फॉर द बिजनेस। अभी तुमको करंट एसेट समझ नहीं आएगा कि करंट एसेट किसे कह रहे हैं हम, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे बाद में कि एसेट 2 तरह की होती है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। फिर 2 तरह की होती है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। इनको डिफाइन करेंगे, इनके एग्जांपल लिखेंगे बाद में। फिलहाल बस तुम इसको लिख करके छोड़ दो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं 6 टर्म, बैड डेब्ट। कि हम बैड डेब्ट किसे कहते हैं? देखिए, बैड डेब्ट इज द अमाउंट which
इज इरिकवरेबल। रिकवरेबल की तो स्पेलिंग आती है ना, रिकवरेबल के साथ आई आर लगा दो, इरिकवरेबल हो जाएगा। बैड डेप्ट इज द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम द डेप्टर। एक बात और लिख लीजिए, इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। क्या होता है बैड डेप्ट? देखो मान लो, देखो जैसे इसी की बात करते हैं हम, इसी एग्जांपल में मिस्टर मोहन ने मिस्टर अमन को 2 बाइसिकल बेची है 5-5 हजार रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 10,000 रुपए की बेची है। मिस्टर मोहन ने ये पूछा मिस्टर अमन से, मैं तुम्हें बैड डेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। मिस्टर मोहन ने मिस्टर अमन से पूछा कि आप मुझे ये पैसा कब लौटाएंगे? तो मिस्टर अमन ने कहा कि आज से 2 महीने के अंदर अंदर हम तुमको ये 10,000 रुपए दे देंगे। मिस्टर मोहन ने कहा ठीक है। 2 महीने हो गए, लेकिन मिस्टर अमन से 1 रुपया नहीं आया। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मिस्टर मोहन फोन मिला रहा है अमन को, भाई कहाँ हो? मिस्टर अमन कह रहा है कि हम तुम्हारी दुकान पे आ जाएंगे, तुमको ये दे देंगे, पैसा दे देंगे। कह रहे हैं भाई 3 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हो, पैसा नहीं आया। कह रहा है कि मैं कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, रोज ऐसे ही कर रहा है, मतलब मिस्टर अमन पैसे देने के मूड में नहीं है। एक दिन मिस्टर मोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मिस्टर मोहन सीधा जो है इसके घर पहुंच गया मिस्टर अमन के, तो पता लगा कि मिस्टर अमन तो घर पे है ही नहीं। फोन मिलाया तो फोन वो उठा ही नहीं रहा है, फिर फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो इस तरह से मिस्टर मोहन को अपना पैसा मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मिस्टर अमन का अता पता कुछ है नहीं। एक दिन मिस्टर अमन रास्ते में मिल गया मिस्टर मोहन को, और मिस्टर मोहन ने अमन को पकड़ लिया और कहा कि आज तो तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, 10,000 रुपए, चाहे जो भी हो, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं आज। मिस्टर अमन ने कहा कि मेरे पास ना तो पैसे है और होंगे तो दूंगा तुझे। कहला नहीं देगा? कहला नहीं। कहला तेरे बस की जो होता हो तू वो कर ले, मेरे को मार ले, पीट ले, छेत ले, कुछ भी कर ले, पर मैं तुमको ये पैसा वापसी नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा ये। अब बताओ मिस्टर मोहन मिस्टर अमन को अगर मार भी देता है, पीट भी देता है, तो भी पैसा नहीं आना है, क्या करेगा मिस्टर मोहन? है, पुलिस केस भी करेगा तो कोई क्या प्रूफ है कि इससे पैसा लेना है, मिस्टर अमन से पैसा लेना है? कोई एविडेंस नहीं है ढंग में। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मर गए पैसे। तो बेटा जो पैसा मर गया, जो पैसा डूब गया, जिस डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया, और वो पैसा ना तो प्रेजेंट में आएगा ना फ्यूचर में आएगा, तो ना आने वाले पैसे को हम क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट। समझ में आ गया? तो बैड डेप्ट इज द अमाउंट, बैड डेप्ट वो अमाउंट होती है विच इज इरिकवरेबल, जो पैसा नहीं आएगा। रिकवरेबल का मतलब जो आ जाएगा, इरिकवरेबल का मतलब जो नहीं आएगा। किससे नहीं आएगा? फ्रॉम द डेटर। और ये ना आने वाला पैसा यानी 10,000 रुपए जो मर गए डेटर से, इस ना आने वाले पैसे को क्या बोलते हैं? इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे इसके बाद 7th नंबर पे, गुड्स। गुड्स हेडिंग डाल देंगे, गुड्स क्या होता है? गुड्स इज ए फिजिकल आइटम विच आर टू बी ट्रेडेड। अच्छा, इसको दूसरी लैंग्वेज में सुन लो, क्या मतलब है इसका? गुड्स आर फिजिकल आइटम which are purchased for resale। ठीक है, गुड्स किसे कहते हैं? कोई भी दुकानदार आदमी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बेटा कुछ तो खरीदता होगा ना आगे बेचने के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग तो करता ही होगा ना किसी चीज की। ठीक है, जो भी सामान एक बिजनेसमैन खरीदता है आगे बेचने के लिए कस्टमर्स को, तो वो सामान क्या कहलाएगा उसकी दुकान के लिए? गुड्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर पे क्या बिकती है? दवाइयाँ। तो दवाई उस मेडिकल स्टोर के लिए क्या है? गुड्स है। कपड़े की दुकान है तो कपड़ा उस दुकान दुकान के लिए क्या है? गुड्स है। बार बार खरीदेंगे, बार बार बेचेंगे। जब कोई चीज बार बार खरीदना और बार बार बेचना रहता है, रिसेल, रिसेल माने बार बार बेचना।
खरीदते हैं बेचने के लिए, आगे बार-बार बेचने के लिए, तो जो सामान खरीदा उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। एक स्टेशनरी की दुकान पे क्या बिकता है? पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, पेपर, इंक वगैरह-वगैरह। ये सब क्या है उसके लिए? गुड्स है। एक पंसारी की दुकान पे क्या बिकता है? घी, तेल, चीनी, शैम्पू, ये सब क्या है उसके लिए? गुड्स है। तो जिस चीज का, जिस नेचर का जो तुम बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी तुम सामान खरीदते हो आगे बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा गुड्स कहलाएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग की दुकान, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो कंप्यूटर बनाना उसका काम धंधा है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वो पार्ट्स खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो सब उसके लिए क्या है? गुड्स है। और कंप्यूटर बना दिया उन्होंने, उस रॉ मटेरियल को खरीदा, फिर उस मशीन में डाला और उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ले गए और मैनी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजार करके उसने कंप्यूटर तैयार किया और कंप्यूटर उनको मार्केट में बेचना है, तो कंप्यूटर उनके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कुल मिलाकर के ये बात हुई कि बिजनेसमैन जो भी खरीदता है आगे बेचने के लिए, वो सामान क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, क्रेडिटर। देखिए, क्रेडिटर इज ए पर्सन